Meghalaya Company पर चाहिए से. Today we are studying Indian citizenship. नमस्कार। भारत का नागरिक होना, इस बात का असल में मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक कानूनी शब्द है या फिर इससे भी कहीं ज्यादा कुछ और? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबसे जुड़ा हुआ है। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे एकदम आसान भाषा में। तो सवाल बहुत सीधा है, आखिर भारत का नागरिक है कौन और ये डिसाइड कौन करता है कि किसे नागरिकता मिलेगी और किसे नहीं? देखिए, इसका जवाब हमें हमारे संविधान में और संसद के बनाए कुछ खास कानूनों में मिलता है। चलिए इसी को आज हम लोग डिटेल में समझते हैं। अच्छा, तो हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि जब संविधान बना था तब क्या प्लान था। फिर देखेंगे कि आज नागरिकता कैसे मिलती है और कैसे जा सकती है। इसके बाद कुछ जरूरी शब्दों का मतलब जानेंगे। फिर जो 2019 में CAA का बड़ा बदलाव हुआ उस पर बात करेंगे और आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए संविधान की जड़ को पकड़ते हैं। संविधान का जो भाग 2 है उसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। मतलब जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय कौन नागरिक था, ये नियम वहीं दिए गए थे। तो सोचिए जरा माहौल कैसा होगा। देश का बंटवारा हुआ है, लाखों लोग यहाँ से वहां जा रहे हैं, सब कुछ एकदम उथल पुथल है। अब ऐसे में हमारे संविधान बनाने वालों के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि भाई भारतीय कहेंगे किसको? तो उन्होंने एक शुरुआती लाइन खींची। आर्टिकल 5 में कहा कि जो भारत में रह रहे हैं वो नागरिक हैं, सिंपल। फिर आर्टिकल 6 उन लोगों के लिए था जो पाकिस्तान से भारत आए, उनके लिए भी एक रास्ता बनाया। और आर्टिकल 7 वो उनके लिए था जो पहले तो पाकिस्तान चले गए पर बाद में वापस लौट आए। तो ये सारे नियम समझिए बस उस एक खास दिन 26 जनवरी 1950 के लिए थे कि उस दिन कौन कौन भारत का नागरिक है ये तय हो जाए। बाकी के आर्टिकल्स भी बड़े काम के हैं, जैसे आर्टिकल 8 जो विदेश में बसे भारतीयों की बात करता है। आर्टिकल 9 तो एकदम साफ साफ कहता है अगर आपने किसी और देश की नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता अपने आप खत्म, मतलब सिंगल सिटीजनशिप। लेकिन हाँ, एग्जाम के लिए सबसे जरूरी है आर्टिकल 11। यही वो चाबी है जो भविष्य में नागरिकता से जुड़ा कोई भी कानून बनाने का पावर सिर्फ और सिर्फ संसद को देती है और किसी को नहीं। और संसद ने इसी पावर का इस्तेमाल किया। 1955 में एक पूरा कानून बना दिया, नागरिकता अधिनियम 1955। आज के समय में नागरिकता के ज्यादातर नियम कानून इसी एक्ट के हिसाब से चलते हैं। आप कह सकते हैं कि ये नागरिकता की पूरी रूल बुक है। ये कानून बताता है कि नागरिकता पाने के 5 तरीके हैं: जन्म से, वंश से, रजिस्ट्रेशन से, देशीकरण से, और एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है अगर कोई नया इलाका भारत में शामिल हो जाए। मतलब मान लीजिए भारत की सीमा बढ़ गई और कोई नया एरिया देश का हिस्सा बन गया तो वहां रहने वाले लोग ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक बन जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे परिवार में कोई नया सदस्य आता है तो वो अपने आप परिवार का हिस्सा बन जाता है। अच्छा, नागरिकता मिल सकती है तो जा भी सकती है। इसके 3 तरीके हैं। पहला, आप खुद अपनी मर्जी से नागरिकता त्याग सकते हैं। दूसरा, अगर आपने किसी और देश की नागरिकता ली तो भारत की नागरिकता बर्खास्त हो जाएगी, मतलब खत्म। और तीसरा, अगर कोई धोखाधड़ी करे या देश के साथ गद्दारी करे तो सरकार उसकी नागरिकता से उसे वंचित कर सकती है, यानी छीन सकती है। तो ध्यान रखिएगा, पहले 2 आपकी मर्जी पर हैं, लेकिन तीसरा सरकार का एक्शन है। अब नागरिकता की बात चल रही है तो ये विदेशों से भी जुड़ती है। तो चलिए कुछ ऐसे शब्दों को समझ लेते हैं जिनमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे पासपोर्ट, वीजा, राजदूत। ये सब क्या होता है? पासपोर्ट और वीजा में क्या फर्क है? अरे बहुत सिंपल है। पासपोर्ट आपकी अपनी सरकार देती है, या आपका इंटरनेशनल ID कार्ड है जो बताता है कि आप फलाने देश के नागरिक हैं। और वीजा वो देश देता है जहां आप घूमने जा रहे हैं। ये एक तरह की परमिशन स्लिप है कि हाँ, आप हमारे देश आ सकते हैं। तो ये राजदूत या एम्बेसडर कौन होता है? ये किसी भी देश का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है जो दूसरे देश में अपने देश को रिप्रेजेंट करता है। और एक वियना कन्वेंशन है जिसके तहत कोई भी देश दूसरे देश के राजदूत को गिरफ्तार नहीं कर सकता, नहीं उन पर कोई केस चला सकता। उनको स्पेशल प्रोटेक्शन मिली होती है। अच्छा, आपने 2 शब्द सुने होंगे, एक राजदूत और एक उच्चायुक्त। काम दोनों का सेम है, बस फर्क इस बात का है कि वो किस देश में है।
अगर कोई कॉमनवेल्थ देश है तो वहां भेजा गया प्रतिनिधि हाई कमिश्नर यानी उच्चायुक्त कहलाएगा, और अगर नॉन कॉमनवेल्थ देश है तो वहां एम्बेसडर यानी राजदूत कहलाएगा। तो अब सवाल उठता है कि ये कॉमनवेल्थ देश है क्या? तो देखिए, ये वो देश हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिश साम्राज्य के गुलाम थे। और ये बड़ी मजेदार बात है कि इतिहास आज भी हमारी डिप्लोमेसी की भाषा को तय कर रहा है। इसी पुराने कनेक्शन की वजह से इन देशों में भेजे गए प्रतिनिधि को एक स्पेशल नाम उच्चायुक्त दिया गया है। अब आते हैं नागरिकता कानून के सबसे हालिया और सबसे चर्चित बदलाव पर, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जिसे हम सीए कहते हैं। हम यहाँ इसके फैक्ट्स को एकदम न्यूट्रल होकर समझेंगे कि ये कानून असल में है क्या। तो ये कानून क्या कहता है? इसका मकसद 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए 6 धर्मों के लोगों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता देना है। ये वो लोग हैं जो वहाँ अल्पसंख्यक हैं और प्रताड़ना की वजह से भारत आए। शर्त ये है कि वो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए हों। और सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया कि नागरिकता के लिए जो पहले 11 साल भारत में रहना जरूरी था, उस नियम को इन लोगों के लिए घटाकर 5 साल कर दिया गया। अब इस कानून को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई। जो लोग इसके सपोर्ट में थे, उनका कहना था कि ये पड़ोसी देशों में सताए गए अल्पसंख्यकों को पनाह देने का एक मानवीय कदम है। वहीं जो लोग इसका विरोध कर रहे थे, उनकी 2 मुख्य चिंताएं थीं। पहली कि इसमें मुसलमानों को क्यों शामिल नहीं किया गया, जो उनके हिसाब से संविधान के बराबरी के अधिकार के खिलाफ है। और दूसरी चिंता ये थी कि नागरिकता देने का आधार पहली बार धर्म को बनाया जा रहा था। बस इन्हीं पॉइंट्स के आसपास सारा विवाद था। चलिए अब जल्दी से कुछ ऐसे पॉइंट्स देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। इनको तो एकदम दिमाग में बिठा लेना है। पहली बात याद रखिए, भारतीय संविधान का भाग 2 यानी पार्ट 2 नागरिकता से डील करता है। दूसरी बात, साल 1955। ये साल बहुत जरूरी है क्योंकि इसी साल संसद ने वो नागरिकता कानून बनाया जो आज भी हमारे देश में नागरिकता का आधार है। ये तो एसएससी और दूसरे एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन है। नागरिकता पर कानून बनाने का पावर सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। राज्य सरकारों के पास इस मामले में कोई पावर नहीं है। और आखिर में आर्टिकल 9 का ये नियम हमेशा याद रखिए, अगर कोई अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो वो भारत का नागरिक नहीं रहता। ये भारत में सिंगल सिटीजनशिप के सिद्धांत को पक्का करता है। तो आज हमने नागरिकता के पूरे कानूनी ताने बाने को समझा, लेकिन जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। क्या नागरिकता सिर्फ एक कानूनी टैग है या फिर ये